के बाद उसके पिता को नहीं मारा जा सकता। कितने भोले बच्चे हो तुमको ये भी नहीं पता बच्चे कैसे होते हैं, कब हो सकते हैं, किस स्थिति में हो सकते हैं, क्या होगा तुम्हारा जिंदगी में। बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है थोड़ा सा भी कि अगर बच्चा जीवित है तो सीधी सी बात है उसके जन्म के बाद उसके पिता की मौत हुई है। अरे भैया चलो आ गए, कोई दिक्कत इस बात में। बौद्ध धर्म के प्रचार के अशोक ने श्रीलंका भेजा किस किस को? बौद्ध धर्म के प्रचार को अशोक ने जब प्रचार कराया है तो महेंद्र और संघमित्रा को कहां पर भेजा? ऐसे दिशाओं में भेजता है, इधर भेजा श्रीलंका की तरफ अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, तक्षशिला इस दिशा में भेजा किसको? मध्यांतिक को, और जो हिमालयी क्षेत्र था चीन और तिब्बत वाला जो क्षेत्र था इधर भेजा मध्यम को। इसको भेजा है मध्यम को भेजा है। तो अगर पूछे बौद्ध धर्म इतना प्रचारित प्रसारित क्यों हुआ, तो मैंने कहा सबसे अधिक क्षेत्रफल पर शासन करने वाला सम्राट अशोक जिस धर्म को प्रचारित प्रसारित करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है, कहता है शांति का ये मैसेज सब जगह पहुंचना चाहिए। बौद्ध धर्म का इतना प्रचार प्रसार कराया कि 84,000 स्तूप बनवाए। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर है उसे तरह बौद्धों में क्या होते हैं? स्तूप होते हैं, पूजा स्थल। 84,000 स्तूप बनवाए, 84,000 स्तूप। भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ अशोक ने करवाया। किसने करवाया? अशोक ने करवाया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है सर जी इसको महान क्यों कह रहे हैं, हत्यारा। बेटा बता चुका, सुनो तो सही मेरी बात, क्लास में क्या बोला मैंने, क्यों कह रहे हैं उसको। लेट जुड़ते हो क्लास से। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सर जी आप बच्चे जो ना समझ होते हैं उनको बच्चों की तरह ही समझाते हैं। हाँ ये नटखट बच्चे हैं, कोई नहीं, पढ़ा करो बेटा अच्छे से, थोड़े से बौद्धिक हो जाओ ना। मूर्ख तो पूरी दुनिया पड़ी, 93% में क्यों जा रहे हो? ठीक है। एक बच्चा कह रहा चारुमती को कहां भेजा था? चारुमती को कहीं नहीं भेजा, कहीं भी नहीं। अशोक के शिलालेख कितने हैं? 14 हैं। अगर कहीं भेजा होता तो उसका वर्णन मिलता ना। स्तंभ लेख 7 हैं, गुहा लेख 3 हैं। तुम इधर उधर कुछ मत पूछा करो, जो मैं पढ़ाता हूं उसको फोकस किया करो, वो संपूर्ण इतिहास है ना। इधर उधर फोकस नहीं करना है। और अच्छे बच्चों से मैंने पहले ही रिक्वेस्ट की है, फिर से कहता हूं, आपके हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट है, सिलेक्शन कन्वर्ट करोगे अगर कमेंट नहीं करोगे। जब सेलेक्ट हो जाओ मुझसे मिलने आओगे और आपकी आवाज में सुनना चाहूंगा कि भैया कमेंट नहीं किया था, क्योंकि आज तक सुनता आया हूं। सही बताऊं तो जो बच्चे सेलेक्ट होते मैंने उनका कभी नाम ही नहीं सुना। अदरवाइज आप देख लेना आप सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए अब से पहले किसी एग्जाम में। अगर आप सेलेक्ट हुए होगे, जैसे जीडी में सेलेक्ट हुए होगे और दिल्ली पुलिस तैयार, आपको पता आप कमेंट ना करने वाले बच्चे होंगे, लेकिन तुम कमेंट भर भर के करने वाले बच्चे होगे तो तुम जीडी में भी नहीं हुए होगे और यहां भी ना के बराबर चांस रहेंगे। ये बात गांठ बांध लो, क्योंकि जिस टाइम आप अपने कीपैड पे ध्यान रखे हुए हैं, सीधी सी बात अध्यापक उस समय बोल रहा है। भैया कलिंग का राजा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है नारायण प्रजापति जी ने। भैया कलिंग का शासक तो खारवेल है बच्चे, वो शुरुआती शासकों में से एक है। कलिंग पे एक शासक नहीं रहा बच्चे, कलिंग तो एक जगह है। ऐसा थोड़ी है सिर्फ खारवेल ही शासक रहेगा वहां पर, कलिंग में बहुत सारे शासक हुए, बात करेंगे उसकी भी, कोई दिक्कत। मैंने बता दिया शिलालेख जो पत्थरों पर लिखे गए, जो पिलर्स पर लिखे गए, कॉलम्स पर लिखे गए। गुहा लेख जो बच्चे आपका कैवलरी नहीं क्या बोलोगे, केव एडिक्ट थे, केव आर्टिकल्स बोलते थे, गुफाओं में लिखे गए। कहां पर? गुफाओं में अंदर। अशोक के 14 शिलालेख, 14 शिलालेख मैं बताऊंगा कौन कौन से महत्वपूर्ण है। पहला शिलालेख जिसमें अशोक ने पशु बलि की निंदा की है, अहिंसा का मार्ग बताया है और कहा है समस्त प्रजा हमारी संतान है। समस्त प्रजा को पुत्र नहीं संतान कहा है, समस्त प्रजा हमारी संतान है। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है अशोक ने पशु चिकित्सा की बात और दक्षिण राज्यों का उल्लेख, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे इस तरह से कि अशोक ने दक्षिण राज्यों का उल्लेख अपने किस शिलालेख में किया है।
किस शिलालेख में? तो क्या बोलोगे आपका भैया दक्षिण का दूसरे में, और चेर, चोल, पांड्य, सत्य पुत्र, केरल पुत्र, क्या बोलोगे? केरल पुत्र। ठीक है, ये दक्षिण में है। मैंने आपसे अभी एक बात कही थी कि अशोक का जो क्षेत्रफल है, जो राज्य है, वो सिर्फ कहां पर नहीं था मित्र? दक्षिण में नहीं था। मैंने आपको एक मैप बताया था कि अशोक का जो साम्राज्य है वो कहां नहीं था? सिर्फ दक्षिण में नहीं था। और दक्षिण के जो ये राज्य हैं, दक्षिण के जो ये राज्य हैं, उन्हीं का वर्णन अशोक कहां पर करता है? अशोक दूसरे शिलालेख में करता है। ठीक है, पत्थरों पर उसने लिखवाया इसके बारे में। तीसरे में 3 अधिकारी रज्जुक, युक्तक और प्रदेशक का वर्णन करता है। जब उसने इस मार्ग को अपना लिया तो उसने कहा कि जो प्रजा है, उस प्रजा की देखरेख के लिए 3 अधिकारी रहेंगे। 3 में 3 अधिकारी हैं जो प्रत्येक 5 वर्ष में भ्रमण करेंगे पूरे राज्य का, यानी जो शासन क्षेत्र है, और ये बताएंगे कि कहां पर जनता के हित के कार्य नहीं है। एक रिपोर्ट सौंपेंगे और राजा उस पर काम करेगा। भोरी घोष नीति के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई गई। भेरी घोष कौन सा है? ये कौन सी नीति थी, जरा बताएं कमेंट सेक्शन में। अब करो बच्चे अच्छे वाले कमेंट। भेरी घोष किस प्रकार की नीति थी? अशोक विश्वास रखता था भैया अपने शुरुआती जीवन में इस पर, युद्ध की नीति पर, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद बदला तो क्या बोलेंगे? धम्म घोष की नीति अपनाई। इसके बारे में चौथे शिलालेख में धम्म महामात्रों की, जो लोगों को ये मार्ग बताते थे कि धम्म का मतलब संस्कृत के धर्म से ही बना है, और धर्म क्या है? जो लोगों के हित के लिए काम करे। तो अशोक का जो मार्ग है वो धम्म है। और धम्म महामात्रों के बारे में किसमें? 5 में पता चलता है। 3 अधिकारियों के बारे में, रज्जुक, युक्तक, प्रदेशक 3 में, धम्म महामात्र शिक्षा के लिए। वेरी गुड आंसर, ये अच्छे बच्चे हैं। ये आंसर मैं तुम्हारे चाहता हूं, जब मैं बोलूं आंसर करो तब करना। बहुत शाबाश। एक बच्चे ने लिख दिया मारकाट की नीति थी। तो 14 के 14 शिलालेख नहीं पढ़ने हैं, जो महत्वपूर्ण है उनकी बात कर रहे हैं। छठा इंपोर्टेंट है, पहला, दूसरा, छठा। छठे में अशोक ने आत्मनियंत्रण की बात की है, यानी जन कल्याण की यदि कोई बात है तो उसको किसी भी समय अवगत कराया जा सकता है। यहां पर आप समझ सकते हैं किस प्रकार का शासक अशोक रहा होगा। अशोक स्टेटमेंट देता है, चाहे मैं खाना खाता हूं, चाहे मैं सोता हूं, या चाहे मैं घोड़े पर सवार हूं, चाहे मैं किसी भी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग में हूं, लेकिन जनता के हित की कोई बात है और उसके बीच में कुछ बाधा आ रही है तो मुझे तुरंत सूचना दी जाए, चाहे मैं किसी भी अवस्था में हूं। अशोक लिखता है कि मैं इस प्रजा के लिए समस्त जो मेरा जीवन है, जितना भी काम मैं करता हूं, वह मुझको कम लगता है, मुझे उससे संतुष्टि नहीं होती। तो जितने भी जनहित के कार्य हैं उनके बारे में मुझे शीघ्र से शीघ्र, जल्द से जल्द बताया जाए। समझे? क्या बोलेंगे? आत्मनियंत्रण। यदि जन कल्याण की बात है तो उसको अधिकारी किसी भी समय अवगत करा सकते हैं। धार्मिक समन्वय, यानी कि सबके बीच एक मेलजोल होना चाहिए। धार्मिक समन्वय, ये सब इधर नहीं आएगा, ये सब इधर आएगा। 8वें में धम्म यात्रा बताता है। धम्म यानी कि जो बौद्ध धर्म के स्थान है, बौद्ध धर्म के स्थानों की जो अशोक ने यात्रा की है, तो बुद्ध से संबंधित स्थानों पर गया। तो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान कहां प्राप्त किया था? बौद्ध गया। तो धम्म यात्रा क्या बोलेंगे? उसने 259 में बौद्ध गया की। अशोक गद्दी पर कब बैठा? 269। तो 259 में बौद्ध गया। तो कौन से वर्ष गया? 10वें वर्ष गया। एसएससी पूछ चुका है कि अशोक ने अपने शासन काल के कौन से वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा की। ठीक है, 249 बीसी लुम्बिनी, यानी कौन से वर्ष? 20वें वर्ष ये कहां गया? अम्मी कुमार जी बहुत थैंक यू, वेरी गुड। मनीषा राठौड़ जी बहुत शाबाश। बच्चे आप अगर मेहनत करते हैं तो आपको हमेशा सिलेक्शन मिलता है, वेरी गुड, शाबाश। 249 बीसी लुम्बिनी 20वें वर्ष में। कलिंग युद्ध के बारे में कहां पर बताया गया है? 13वें शिलालेख में। और 14वें में आपका बच्चे सद्भावना को बताया गया है।
अब लिखे जरा कि कलिंग जो युद्ध हुआ वो किस नदी के किनारे हुआ था। बोलेंगे एक बार, कोई परेशानी कोई दिक्कत? सर जी 1 घंटे से पूछ रहा हूं चाणक्य जी कहाँ गए। बेटा चाणक्य जी अभी घूमने गए हैं, चाणक्य जी अभी घूमने गए हैं। कल की क्लास में बता दिया दोस्त, कल की क्लास पढ़े चाणक्य जी कहाँ गए। ठीक है, आगे आएंगे। 1 घंटे से क्यों पूछ रहे हो आप? कल की आप क्लास कर लेते 1 घंटे की तो आपको सारे आंसर मिल गए होते। ये दर्शाता है कि आप अपने सिलेक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि पिछली क्लास की नहीं की होती तो पता होता। और आप कह रहे हैं कि 1 घंटे से पूछ रहा हो, इसका मतलब कमेंट भी 1 घंटे कर रहे हो। अरे भाई साहब तुम्हारा क्या करूं, भगवान तुमको सद्बुद्धि दे। कितने शिलालेख थे जरा बताएं? 14। 14 शिलालेखों को हम 14 राजाज्ञा कहते हैं, यानी राजा की आज्ञा। लेकिन ये 14 शिलालेख 8 स्थानों से मिले हैं। कितने स्थानों से मिले हैं? 8 स्थानों से। मोस्ट इंपोर्टेंट है आजकल एसएससी अशोक के शिलालेखों के स्थान। 3 तो मैंने पहले बताए, तीनों कहां पर हैं? कर्नाटक में, एक गुर्जरा एमपी में है और भवरू राजस्थान में। बाकी उदयगोलान, नेटूर, ये कहां बताए मैंने आपको? मास्की कर्नाटक में। याद रखना दोस्त हमेशा। शाहबाज गढ़ी जो अलेख है, ये सारे क्या हैं? अभिलेख हैं। आपसे पूछे शाहबाज गढ़ी जो अभिलेख अशोक ने लिखवाया किस स्थान पर मिला है? पाकिस्तान में। मानसेहरा कहां पर मिला है? पाकिस्तान में। कालसी अभिलेख का संबंध कहां से मिला है? उत्तराखंड से। धौली और जौगढ़ कहां के हैं? उड़ीसा के। सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, कभी प्रीवियस ईयर का अध्ययन करोगे तो। एरागुडी कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। सोपारा अभिलेख कहां का है? आपका महाराष्ट्र का है। और गिरनार अभिलेख का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से है। इन 8 स्थानों से वो 14 मैसेज मिले हैं। आप कहेंगे भैया मैसेज तो 14 हैं और स्थान 8 है, तो एक स्थान पर एक से ज्यादा मैसेज हो सकते हैं। सर जी रुमनदेही सबसे छोटा अभिलेख है ना? हाँ वो लघु अभिलेख है बच्चे, शिलालेख नहीं। शिलालेखों में तो सबसे बड़ा शिलालेख वो हम मानते हैं 13वें शिलालेख को, लेकिन लघु की बात करें तो फिर रुमनदेही की बात आएगी। रुमनदेही नेपाल से मिला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड। ये बच्चे चाहिए मुझे सिलेक्शन के लिए, इनको बोलते हैं बहुत शानदार बच्चे। लघु स्तंभ लेख हैं, ये छोटे वाले हैं। लघु स्तंभ लेख ये छोटे वाले हैं दोस्त। जैसे आपने प्रश्न पूछा, इसमें 4 बहुत प्रचलित है। जैसे आपका एक है सारनाथ, जिससे हमारे देश का प्रतीक चिन्ह लिया गया है। सारनाथ जानते हो ना, सारनाथ स्तंभ। अच्छा ऐसे कितने बच्चे सारनाथ स्तंभ के बारे में जानते ही नहीं है? सांची, सांची स्तूप भी अशोक के द्वारा, सांची स्तंभ बोलते हैं इसको। ये कहां पर है? सारनाथ तो बच्चे उत्तर प्रदेश में बनवाया था, सांची रायसेन में है, एमपी में। रायसेन एमपी में है। ये लघु है, छोटे स्तंभ लेख हैं, छोटी जानकारियां उसने यहां से दी। रुमनदेही है, ये नेपाल क्षेत्र में उसने, जो नेपाल का तराई क्षेत्र है। तराई का मतलब होता है बच्चे नम मिट्टी वाला स्थान। नेपाल तराई क्षेत्र है। और चौथा आपका बहुत प्रचलित है निगलीवा। निगलीवा नंदराज का नाम लिखा मिलता है आपका। हाँ नंदराज का वर्णन मिलता है। नंदराज बच्चे महापद्मनाभ का ही नाम है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलेंगे भैया, कोई परेशानी कोई दिक्कत? लिख चुके हैं इतना, लिखेंगे आराम से। सर जी अशोक की डेथ कैसे हुई? बेटा अभी तो अशोक को पढ़ ही रहे हैं, मार क्यों रहे हो उसको अभी? बोलेंगे एक बार। सर जी ये तो बड़े कमाल की बात हुई कि उसकी जो लिपि है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए उसने अलग रखी है। तो क्या उसको पता था वो अलग होंगे? नहीं, अलग होने का पता नहीं है।
ऐसे नहीं है कि बच्चे ब्राह्मी लिपि के सिर्फ भारत में मिले, अफगानिस्तान में मिले हैं, लेकिन अधिकांश संख्या ज्यादा है। बोले ज्यादा संख्या में मिले हैं तो अलग होने की तरह की वजह से नहीं लिख पा रहा है वो। चलो बोलेंगे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, इतना नोट करेंगे पहले आराम से, तब आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे ने पूछा अशोक जी मरा कैसे। ये सब कहानियां आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए कि किसी की मौत कैसे हुई, कभी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अकबर की दस्त लगने से मौत होती है, डायरा हो गया उसको, पेचिस हो गया। अशोक की बड़ी दर्दनाक मौत हुई है। आप सोचो, जो व्यक्ति पूरी दुनिया में मैसेज देता है अच्छाई का, तो उसने अपने जो राजकोष था, जो धन था, उसको भी लुटा दिया खुले हाथों से। संप्रति इसका ही एक वंशज होगा अशोक का। संप्रति उस धन पर रोक लगा देता है, कहता है अशोक बहुत हुआ, अब ये पैसा जितना तुम दे चुके हो बहुत दिया, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ोगे क्या। अशोक इस समय बूढ़ा हो चुका था और अशोक की मृत्यु का कारण तुम जानोगे। अशोक के धन, उसके खर्चों में इतनी कटौती की गई कि अंत में तो सम्राट अशोक को सिर्फ आधा आंवला दिया जाने लगा। पूरे दिन में आधा आंवला खाओ और तड़पो, भूख से तड़पो। इस तरह महान सम्राट अशोक की मौत हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो जनता जिसको उसने इतना अच्छा मार्ग दिया, वो जनता जिसको उसने शांति का मार्ग दिया, क्या वह उसकी मदद के लिए नहीं आई? कोई अन्य व्यक्ति उसकी मदद के लिए नहीं आया? नहीं दोस्त, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। ठीक है, कोई दिक्कत? सर पीडीएफ से नोट्स बना दिया करें। हाँ बिल्कुल बना लिया करो। छोटे बच्चों की तरह नोट्स नहीं बनाना है कि आधे घंटे तक लिख रहे हो एक ही स्लाइड को, छाप छाप के एक एक अक्षर। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है भैया। क्या सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की है? हाँ जी, अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की है, देख सकते हैं। ठीक है, श्रीनगर की जो स्थापना है वो अशोक ने की है, बिल्कुल किनारे पर लिख सकते हैं। अभिषेक जी अच्छा क्वेश्चन है आपका। लिख चुके? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आगे चलेंगे। हाँ ऐसा नहीं है पता चले कि भैया लिखने में ही लग रहे हो एक स्लाइड को, पूरे 1 घंटा हो गया। आगे देखें, अशोक के स्तंभ लेख। ये तो 14 क्या थे? शिलालेख। मैंने आपको समझाया शिलालेख कौन से, जो पत्थरों पर लिखवाए। स्तंभ लेख जो पिलर पर लिखवाए, दिल्ली टोपरा। पहला दिल्ली टोपरा। टोपरा कहां पर स्थित है? ये हरियाणा में। इसको दिल्ली टोपरा इसीलिए कहते हैं क्योंकि अशोक ने तो इसको टोपरा में ही बनवाया, लेकिन फिरोज शाह तुगलक आएगा, एक तुगलक वंश का शासक, वो इसको लेकर के आएगा दिल्ली, खिंचवा कर लाएगा इसको, बोलेगा दिल्ली में रखो इस मैसेज को ला करके। एक पिलर था, उस पिलर पर मैसेज रहते थे। इसमें इंटरनेट चला हुआ है, टाइपिंग का आ रहा है ऑप्शन। टोपरा में दिल्ली आया तो दिल्ली टोपरा नाम पड़ा। एक लिखवाया मेरठ में, उसको भी दिल्ली ले आया। ये दोनों के दोनों फिरोज शाह तुगलक लेकर के आया था दिल्ली। FST फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था। ठीक है, तीसरा कौशाम्बी में है। चौथा लोरिया नंदनगढ़ है। लोरिया अरारोजा और रामपुरवा, ये तीनों के तीनों चंपारण बिहार में है। कभी भी आपसे पूछे अशोक द्वारा लिखा गया लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख, जिसको स्तंभ लेख कहते हैं, कहां पर है? चंपारण बिहार में है। अशोक स्तंभ लेख के बारे में तो सब जानते ही हैं। ये कहां पर था? ये प्रयागराज में था। प्रयागराज तो बाद में आया, क्या बोलेंगे? इसको कौन लेके आया? ये लिख लो, पहले कौशाम्बी था, पहले कौशाम्बी में था, बाद में अकबर कहां लेकर के आया? इलाहाबाद। अकबर इलाहाबाद लाया। इसीलिए इस अशोक स्तंभ लेख को हम प्रयाग स्तंभ लेख भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रयाग स्तंभ लेख भी दोस्त इसको हम कहते हैं। ठीक है मित्र, तो 14 शिलालेख कहां से मिले? 8 स्थानों से। थम्स अप करके बताओ 8 स्थान, कल क्लास में मैं आऊंगा तब तक याद रखेंगे। तो एक टोपरा में, ये वाला कहां था? मेरठ में अशोक ने बनवाया। कौशाम्बी में ही है। लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरारोज और रामपुरवा, ये 3 चंपारण बिहार में है।
अशोक स्तंभलेख, जिसको प्रयाग स्तंभलेख कहते हैं, पहले कौशाम्बी में था, बाद में इसको अशोक कहाँ लेकर के आया, अशोक केस अभिलेख को अकबर लेकर के आया, इसलिए इसको प्रयाग लेख कहते हैं। ठीक है। मौर्य काल 3 भागों में विभाजित था। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मौर्य काल 3 भागों में विभाजित से पहले यहां समझेंगे। अशोक के उत्तराधिकारी भी लिख लेना। अशोक के उत्तराधिकारी कौन बना, जरा बताएंगे। अशोक के उत्तराधिकारी यानी अशोक के बाद में कौन शासक बने, क्योंकि अशोक तो मित्र कब तक रहा। आप कहेंगे भैया अशोक रहा है हमारा 269 से लेकर के 232, तो 232 से लेकर के 232 बीसी से लेकर के शुरू करके 184 बीसी तक, 184 185 बीसी तक जो रहे हैं ये अशोक के उत्तराधिकारी रहे, जिसमें पहला नाम आता है कुणाल का। कुणाल, जिनके बारे में बहुत विवरण नहीं मिलता है। दूसरा नाम आता है दशरथ का। फिर नाम आता है कि इस गद्दी को हत्या लिया संप्रीति ने, जिसने अशोक पर बहुत सारी रोक लगा दी थी। और चौथा था आपका बच्चे, चौथा क्या इसमें बोलते हैं 12वां शासक ये है। 12वां शासक है तो अंतिम लिखिए, चौथा नहीं लिखिए। अंतिम शासक मौर्य वंश का कौन है। अंतिम शासक था बृहद्रथ। और दोस्त हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक आपका, अभी तक मेरे दोस्त हम लोग पढ़ रहे थे मगध साम्राज्य को, जिसमें मैंने आपको हर्यक वंश पढ़ाया। उम्मीद करूंगा अच्छे बच्चों के लिए टू द टिप्स रहा होगा। शिशुनाग वंश हमने पढ़ा, नंद वंश हमने पढ़ा, नंद वंश के बाद में सिकंदर, आचार्य चाणक्य, महान चाणक्य जी को हमने पढ़ा। पूरा मौर्य वंश हमने पढ़ा। मैंने बोला हर्यक वंश की, हर्यक वंश ये तीनों के तीनों किसके अंतर्गत आने वाले, चारों के चारों किसके अंतर्गत आने वाले, मगध के अंतर्गत। तो मगध का संस्थापक कौन था, आप कहेंगे भैया बृहद्रथ था। और मगध का अंत भी कहां पर हुआ है, मगध का अंतिम वंश मौर्य वंश का अंत भी किस पर हुआ है। तो आपको मेरा स्टेटमेंट याद है कि बृहद्रथ से शुरू होगा मेरे भाई, और बृहद्रथ पर ही खत्म होगा, बृहद्रथ पर ही खत्म होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। बिल्कुल भाई, गले मिलेंगे, आपका इंतजार है, आप जब सिलेक्शन। अब आते मौर्य काल पर। मौर्य काल 3 भागों में विभाजित था, यानी कि जो मौर्य वंश है, एक होता था आपका नाभिकीय भाग सबसे अंदर का, फिर होता था मुख्य भाग आपका, फिर होता था दूरवर्ती क्षेत्र। तो उसी तरह से वो सुरक्षा भी देते थे। पूछते हैं मौर्य काल में जो मौर्य प्रशासन है या मौर्य सीमा कितने भागों में विभाजित थी। 3 भागों में, नाभिकीय न्यूक्लियर पार्ट, मेन पार्ट और रिमोट एरियाज। सुरक्षा की दृष्टि से था। समाज कैसा था मौर्य काल में, पितृसत्तात्मक था। भाषा कौन सी चलती थी मौर्य काल में, संस्कृत, प्राकृत, क्योंकि संस्कृत किसके समय, चंद्रगुप्त मौर्य ने जब तक जैन को स्वीकार नहीं किया तो शुरू में संस्कृत रही। ठीक है, वह आपका उस समय भगवान शिव का उपासक हुआ करता था। फिर प्राकृत हुई, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या अपना लिया, जैन को। और आपका बिंदुसार भी कुछ इस तरह से बना रहा। बिंदुसार का अन्य धर्मों में भी बोलते, भगवान शिव जी की पूजा भी बिंदुसार करता और जैनिज्म की तरफ भी था। लेकिन फिर आता है आपका कौन, अशोक। तो अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपना लिया, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो भाषा भी कौन सी हो गई होगी, पाली। तो सम्राट अशोक ने राजकीय भाषा इसको घोषित कर दिया। ठीक है, चलो भाई। मुद्रा कौन सी है, मुद्रा इसकी पण है, पण, मुद्रा पण है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बबलू, वेरी गुड।